अब देखो मैं लेकर के आ गया हूँ 2024 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि पूरा का पूरा रियल पेपर है 2024 का, वो भी सामाजिक विज्ञान का पेपर है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के ये वाला जो पेपर है पूरा का पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरा का पूरा सॉल्व करवाने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान का पेपर, क्योंकि अगर आप लोगों ने अगर 2024 का पेपर अगर आप लोगों ने नहीं समझा है तो स्टूडेंट आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए पेपर देने से पहले आप लोगों को क्या करना है, 2024 का जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है पूरा का पूरा पेपर समझ लेना है कि प्रश्न किस तरीके से आते हैं और क्या क्या प्रश्न आते हैं, हमको क्या क्या गलतियां नहीं करनी। तो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो जो बच्चे समझना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखें। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक मॉडल पेपर दिया जाएगा, पूरा का पूरा रियल पेपर है, इसी तरीके का पेपर दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखो इस पेपर को मैं पूरा का पूरा सॉल्व करवाऊंगा, एक एक प्रश्न आप लोगों का मैं उसका उत्तर भी बताऊंगा, ताकि आप लोगों को पूरा का पूरा पता चल सके कि प्रश्न किस तरीके से आते हैं, प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो सबसे पहले आप लोगों को अनुक्रमांक लिखना है, जो भी आप लोगों का अनुक्रमांक वो अनुक्रमांक डाल देना, आपका जो नाम है अपना नाम डाल देना। अब मुद्रित प्रश्नों की संख्या 12 रहने वाली है। और देखो ये 2024 का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है। चलो देखो पूर्णांक जो है आप लोगों का 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। समय आप लोगों का 3 घंटे 15 मिनट का समय रहने वाला है। और देखो यहाँ से प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित दिए हैं। यानी कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, मॉडल पेपर आप लोगों को दिया जाए तो सबसे पहले आप लोगों को 15 मिनट तक उसको मॉडल पेपर को आसानी से पढ़ना है। अब देखो फिर आगे बात करते हैं, फिर आगे निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को भी पढ़ना है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इस प्रश्न पत्र की 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को आराम से पढ़ना है। अब देखो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। खंड आ में एक अंक के जो खंड आ जो होगा वो 20 नंबर का खंड आ होगा। और खंड आ के जो जितने भी प्रश्न जो होंगे आप लोगों को अपने OMR उत्तर पत्रक पर, देखो नीला, अगर आप लोगों के पास नीला पेन है तो नीली पेन से मतलब कर सकते हैं, या फिर आप लोग काले अथवा बाल पॉइंट कलम से भी अपना विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर सकते हैं। जो भी आप लोगों का विकल्प गोला हो उसको पूर्ण रूप से आप लोग काला कर सकते हैं। खंड आ देखो, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। और देखो आगे OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। अब देखो आगे बात करते हैं कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। अब खंड बा में, अब देखो खंड आ, देखो खंड आ जो है आप लोगों का कितने नंबर का आएगा, तो खंड आ जो है आप लोगों का 20 नंबर का खंड आ आएगा। और खंड बा जो होगा आप लोगों का 50 नंबर का आएगा। तो खंड बा में देखो कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे 50 नंबर के। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है। इस खंड में वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 तथा मानचित्र संबंधी 2 प्रश्न हैं। अब आगे देखो कि खंड बा में सभी प्रश्नों को उत्तर एक साथ देने। खंड बा में आप लोगों को जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी प्रश्नों को आप लोगों को एक साथ उनको उत्तर देने। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। देखो प्रथम प्रश्न से आरंभ करना है और अंतिम प्रश्न तक आप लोगों को करते जाना है। जो प्रश्न आता हो उस पर समय भी बिल्कुल भी नष्ट ना करें। जो प्रश्न आप लोगों को, जिस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो उसको हटा दें, उसको काट दें, उसको बाद में करना है ना। और जिन जिन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को आ रहे हैं उनको सबसे पहले करना है। दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक है। और दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के स्तर पर अलग से प्रश्न 9A तथा 9B हैं। अब देखो और आगे, अब यहाँ से देखो मैं फिर से, अब यहाँ से देखो आप लोगों को स्टार्ट होता है खंड आ। खंड आ देखो स्टार्ट होता है। खंड आ में देखो यहाँ से आप लोगों का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न चलेगा। तो खंड आ में देखो यहाँ से स्टार्ट होगा आप लोगों का 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। सबसे पहला देखो प्रश्न देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति देखो कब हुई, तो ए ऑप्शन दिए 1788, बी ऑप्शन दिए 1789, सी ऑप्शन दिए 1790 और डी ऑप्शन दिए 1787। तो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी। तो आप लोग देखो कमेंट में सबसे पहले कर दिया करो। देखो यहाँ पर लिखा है 1 नंबर, देखो उसके सामने 1 नंबर लिखा है। तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब देखो और आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे। ए ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन है पूरा सही हो जाएगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में
कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो आप लोगों का जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन दिया 1991 में हुई, बी ऑप्शन है 1994 में हुई थी, सी ऑप्शन है 1992 में हुई थी, डी ऑप्शन 1995 में हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब और आगे देखो, प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। पूरा का पूरा पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा और इसी तरीके का पूरा यही पेपर आप लोगों के पेपर में आने वाला है कि ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। अब यहाँ से देखो एक पुस्तक पूछी जाएगी कि ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ए ऑप्शन है गुलामगिरी, बी ऑप्शन है स्त्री धर्म, सी ऑप्शन है आमार जीवन और डी ऑप्शन है कथा सागर। तो ज्योतिबा फूले ने जो गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब और आगे देखो प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन दी सत्ता का संघीय वितरण, बी ऑप्शन है सत्ता का अलगाववादी वितरण, सी ऑप्शन है कार्यपालिका कम व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा और डी ऑप्शन है केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। इसमें देखो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा पूरा का पूरा। चलो इसी के साथ आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, अब यहाँ से देखो प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 6 में से देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। तो ए ऑप्शन दिया मणिपुर, बी ऑप्शन दिया त्रिपुरा और सी ऑप्शन दिया हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन दिया जम्मू कश्मीर। तो इसमें से हमारा त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं, तो त्रिपुरा जो है हमारा संघीय राज्य नहीं है। तो हमारा 6 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में, अब ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में ए ऑप्शन दिया धर्म का कोई स्थान नहीं होता है, बी ऑप्शन है कि एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है, सी ऑप्शन है केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलती है और डी ऑप्शन है सभी धर्मों को मान्यता मिलती है, मतलब सभी धर्मों को समझना। तो यही वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा पूरा सही हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। तो राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियां हैं, तो ए ऑप्शन है आंतरिक लोकतंत्र का ना होना, बी ऑप्शन है परिवारवाद और सी ऑप्शन है धन और आपराधिक तत्वों का प्रभाव और डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब और आगे देखो, अब और आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है। ए ऑप्शन है धनी व्यक्तियों का शासन, बी ऑप्शन है दलों में व्यक्तिवाद, सी ऑप्शन है बहुसंख्यक की प्राथमिकता और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हमारा इनमें से सभी यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या होती है। तो संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या होती है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है उर्दू, सी ऑप्शन है संस्कृत और डी ऑप्शन है अंग्रेजी। तो अगर हम संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा हमारी हिंदी होती है, तो ए इसका 10 का ए ऑप्शन हमारा पूरा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे कि कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा ऐसा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है सीमेंट और सी ऑप्शन है चीनी और डी ऑप्शन है पटसन। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट। अब प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी। तो ए ऑप्शन है इसका 1991 में, बी ऑप्शन है 1989, सी ऑप्शन है 1995 में, डी ऑप्शन 1960। तो भारत में उदारीकरण की जो आर्थिक शुरुआत जो हुई थी वो हमारा 1989 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर 12 का हमारा बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी के साथ अब हम आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। प्रश्न नंबर 13 हमसे कह रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन है 5 अप्रैल, बी ऑप्शन है आप लोगों का 22 फरवरी, सी ऑप्शन है 24 नवंबर और डी ऑप्शन है 24 दिसंबर। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 फरवरी।
अब प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 के बारे में बात करते हैं कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन होता है। ए ऑप्शन नवीकरण योग्य संसाधन होता है, बी ऑप्शन है प्रवाह संसाधन होता है, सी ऑप्शन है जैव और डी ऑप्शन है अनवीकरण है। तो इसका राइट ही आंसर हो जाएगा ए। 14 का ए ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। अब देखो आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का प्रमुख मुख्य उत्पादक है। मतलब कि तांबा का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है। अब देखो 4 ऑप्शन देखेंगे कि ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है बिहार। तो यहाँ पर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य जो तांबे का प्रमुख उत्पादक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है तांबे का प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएगा। चलो प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है। तो ए ऑप्शन है मछुआरा, बी ऑप्शन है शिक्षक, सी ऑप्शन है डाकिया और डी ऑप्शन है व्यापारी। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा मछुआरा। अब देखो प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 17 देखो क्या कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। ए ऑप्शन है 2005, बी ऑप्शन है 2010, सी ऑप्शन है 1999 में और डी ऑप्शन है 2001। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2005। 17 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर इसके साथ हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 को देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय मतलब जो उद्यान अवस्थित है। तो ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब देखो प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करते हैं कि कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। तो ए ऑप्शन है लाल मिट्टी, बी ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी, सी ऑप्शन है काली मिट्टी और डी ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका हमारा लाल मिट्टी सही हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी। तो ए ऑप्शन है 1970, बी ऑप्शन है 1969, सी ऑप्शन 1989, डी ऑप्शन 1967। तो इसका 1989 हमारा सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने आप लोगों को खंड आ के जितने भी प्रश्न हैं मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में करके बताओ कि आप लोगों ने 20 में से कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। सभी बच्चे मुझे कमेंट में, फिर हम बात करेंगे खंड बा के बारे में। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं खंड बा के बारे में। तो मुझे कमेंट में करके बताओ कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों का जवाब मुझे सही दिया है और कितने प्रश्नों का जवाब आप लोगों ने गलत दिया है। देखो यहाँ से आप लोगों का खंड बा भी स्टार्ट होता है, जो कि सीधा डायरेक्ट आप लोगों का खंड बा स्टार्ट होगा। अब देखो आप लिखा पार्ट बी लिखा है, खंड बा लिखा है। साथ ही साथ में आप लोगों को क्या करना है, पहले इसको पढ़ना है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए। तो प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को लगभग मिनिमम आप लोगों को 80 शब्दों में देना है। देखो सबसे पहले देखो कैसे देना है आप लोगों को प्रश्न कि उन महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। पेपर में 4 नंबर का आएगा, ठीक है। तो आगे देखो अगर आप लोगों को ये नहीं आ रहा है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर लिखो कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो 2 में से आप लोग एक का उत्तर लिख देना, है ना। अब देखो आगे देखो बात करते हैं अगला, देखो प्रश्न नंबर 2 के बारे में कि संघवाद का क्या अर्थ है। पेपर में 4 नंबर का आएगा। अब देखो अगर आप लोगों को संघवाद ये नहीं पता है, इसका उत्तर अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर आता ही होगा, तो आप लोग एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो आराम से। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। भारत के विदेशी व्यापार के किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, भारत के विदेशी व्यापार के किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो हमारा देखो यहाँ पर इसको आप लोगों को अगर इसका उत्तर नहीं आता तो एक अथवा करके भी दिया गया, अथवा करके आप इसको भी सही कर सकते हैं। देखो आर्थिक गतिविधियों से आप क्या समझते हैं, आर्थिक गतिविधियों का प्रस्तुत कीजिए। पेपर में 4 नंबर का आएगा। और यहाँ से देखो कुछ इंग्लिश में, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। अब आगे देखो अगला है कि यहाँ पर दे रहा है कि क्या कह रहा है कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अति उपभोग कैसे हुआ। पेपर में पूरा 4 नंबर का आएगा। अगर आप लोगों को इसका देखो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप लोगों को नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न नंबर 4 का
अथवा करके भी दिया गया, आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हैं। भारत में सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना कीजिए। ठीक है, पेपर में 4 नंबर का आएगा। मतलब 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और पूरे के पूरे 6 नंबर के पूछे जाएंगे। अब यहाँ से देखो आप लोगों का वर्णनात्मक सेकंड स्टार्ट होता है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में लिखना है। 150 शब्दों में लिखना है आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर। अब देखो प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करते हैं कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। हैं तो फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। पेपर में 6 नंबर देखो आएगा। अब देखो आगे देखो बात करते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में तकनीकी का क्या योगदान है, उदाहरण सहित लिखिए। ये भी पेपर में 6 नंबर का आएगा। अब प्रश्न नंबर 6 के बारे में बात करते हैं कि भारत संघ में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए। पेपर में पूरा 6 नंबर का आएगा। अब देखो आगे देखो, अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं आता है तो आप लोग इसका भी उत्तर लिख सकते हो कि जातिवाद क्या है, भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है। पेपर में 6 नंबर का आएगा। अब प्रश्न नंबर 7 के बारे में बात करते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं आ रहा है तो आप लोग इसका उत्तर लिखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के साधनों को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का आएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप लोगों का अगला देखो यहाँ से स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जो कि 6 नंबर के तो सभी प्रश्न हैं, 6 नंबर वाले सभी प्रश्न हैं। फिर यहाँ से आप लोगों का मानचित्र कार्य स्टार्ट होता है। अब देखो प्रश्न नंबर 8 देखो, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाइए। अथवा करके भी दिया गया है। अगर आप लोगों को इसका उत्तर नहीं आता तो आप लोग इसका उत्तर लिखिए कि संगठित एवं असंगठित क्षेत्रकों में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रकाश डालना है। चलो देखो मैंने आप लोगों को बता दिया इतना सब कुछ। आप देखो मानचित्र संबंधी स्टार्ट होता है। मानचित्र में क्या करना है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में जो आप लोगों को गोला दिया है चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा अंकन के लिए 1/2 अंक मतलब 1.5 अंक आप लोगों को दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि अब देखो आप मानचित्र भी आप लोगों को मिलेगा जिसमें आप लोगों को भरना भी पड़ेगा कि वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है, वह स्थान जहाँ 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, वह जनपद जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था। इस तरीके से आप लोगों को देखो प्रश्नों को याद करना है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को प्रश्नों को याद करना है। फिर आप लोगों को मिनिमम 10 नंबर का आप लोगों का मानचित्र भी पूछा जाएगा। अब यहाँ से देखो आप लोगों को कुछ अंग्रेजी में दिया गया है। 9B देखो, 9B के बारे में बात करते हैं कि दिए गए भारत के मानचित्र में संबंधित को दर्शाइए। ये देखो सब संबंधित आप लोगों को दर्शा देना है कि उत्तर प्रदेश का एक 10 लाखवीं नगर चिन्ह दो दर्शाइए। काफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होता है उसको इसके द्वारा दर्शाना है। दक्षिण भारत की एक नदी है, चिन्ह द्वारा दर्शा उसको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना है। चाय उत्पादन के किसी क्षेत्र को इसको चिन्ह द्वारा दर्शाना है। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है पेपर। अब यहाँ से देखो जो बच्चे दृष्टिबाधित हैं तो दृष्टिबाधित के लिए अलग से देखो यहाँ पर है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्रों का उपयोग ना कीजिए, है ना, मानचित्र का उपयोग नहीं करना है। जितने बच्चे दृष्टिबाधित हैं उनके लिए मानचित्र का प्रयोग मतलब अलाउ नहीं है। तो अब देखो यहाँ से बात करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना करें। किस स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव किया गया, 1 नंबर का। किस स्थान पर आनंद भवन स्थित है, 1 नंबर का आएगा। किस स्थान पर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, 1 नंबर का आएगा। किस स्थान पर सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, 1 नंबर का आएगा। और किस जनपद में चौरी चौरा कांड हुआ, ये भी 1 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का पूरा कंप्लीट पेपर आप लोगों का फुल हो चुका है ना। इसका 9B और रह गया है और 9B देखो इस तरीके से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों का देखो पूरा का पूरा मॉडल पेपर ये आप लोगों का मैंने समाप्त सॉल्व करवा दिया है। तो जब तक के लिए आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूँ।